नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में 13 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए दी जानकारी। बिलासपुर जिले के पूर्व विधायक शैलेश पांडे को फोन पर धमकी देने और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बिहार के रहने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर किया तीखा पलटवार। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर जनता, किसान और कार्यकर्ताओं में है उत्साह। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में 13 हार्डकोर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। इस घटनाक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये राज्य के लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पुनर्वास की संख्या बढ़ी है और गिरफ्तारियां कम हुई हैं, जो सरकार की योजनाओं की सफलता को दर्शाता है। पहले की तुलना में अब नक्सली आत्मसमर्पण ज्यादा कर रहे हैं और मुख्यधारा में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को लेकर कांग्रेस द्वारा मांगी गई सूची पर जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि हम कागजों की सूची नहीं देंगे, सीधे उनसे मुलाकात करवा देंगे। कांग्रेस उन्हें अपना वोट बैंक मानती है, लेकिन हम मानते हैं कि इनके आने से समाज में अपराध बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि जनता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जहां इस विषय से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है। सांसदों और विधायकों के आगामी प्रशिक्षण शिविर को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण जरूरी है। अगर कांग्रेस को लगता है उन्हें सब आता है तो ये उनकी सोच है। जो वो लोग हैं जो माओवाद संगठन में चले गए थे, वो पुनर्वास कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय ये है कि हर वर्ष जब आप आंकड़े देखा करते थे तो गिरफ्तारी की संख्या ज्यादा होती थी और पुनर्वास करने वालों की संख्या कम होती थी। इस बार 2025 में ये 13 लोग जो भी आए हैं, ये इससे पहले ही पुनर्वास करने वालों की संख्या ज्यादा है और गिरफ्तार होने वालों की संख्या कम है। जो न्यूट्रलाइज किए गए हैं उसका तो विषय ही नहीं है, बहुत छोटी संख्या होती है। तो कुल मिलाकर अब लोग मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन कागजों में उनसे मुलाकात करवा देंगे, जब उनकी इच्छा होगी तो मुलाकात करवा देंगे। वो उनको अपना वोट बैंक समझते हैं और इसलिए सोचते हैं कि ये आ जाएं। हम नहीं चाहते हैं, हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि हमारा धर्म कर्तव्य है। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि ऐसे लोगों के हम आने से समाज में दूषण पैदा होगा, समाज में विभिन्न अपराध बढ़ेंगे और इसलिए हमारे ही स्वयं के लोगों की व्यवस्थाएं खड़ी हों। ये बांग्लादेश से लोग आकर के क्यों रहेंगे यहाँ पर? और इसलिए जो जनचर्चा का विषय है, जैसे अभी विषय है, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-233-1905 1800-233-1905। ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप जनचर्चा का जो विषय है उसका डॉक्यूमेंटेशन पुलिस के पास कर सकते हैं, पूरी ही बातें बता सकते हैं। इसको ऑटोमेटेड नहीं रखा गया है, इसको मैनुअल रखा गया है। मैनुअली हैंडल होगा आपका कॉल, आप पूरी बातें अपनी बता पाएंगे और उन बातों के साथ आप पूरा डिटेल बता सकेंगे कि कहां पर आपने ऐसा देखा है, उन पर कार्रवाइयां होंगी। सर, ये 7 जुलाई को प्रशिक्षण तो आवश्यक होता है, पढ़ना हमेशा आवश्यक होता है। कांग्रेस वालों ने अगर इसको मानना बंद कर दिया है तो मैं नहीं कह सकता। अगर वो ये सोचते हैं कि हमने सब पढ़ लिया है, अब हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये वो जाने। हम यही मानते हैं कि जीवन भर सीखने की जरूरत होती है और इसलिए यह प्रशिक्षण भी हमारे लिए उपयोगी होगा। इसमें अगर वो उसको किसी तरीके का टूरिज्म कहते हैं तो वो जाने। मैं इसमें जरूर ये कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार में हुए कोयला के घोटाले पर उनको चिंता करनी चाहिए। पिछली सरकार पर हुए शराब के घोटाले के बारे में चिंता करनी चाहिए। पिछले सरकार में हुए डीएमएफ घोटाले पर चिंता करनी चाहिए। कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बेल में हैं और जो खेल में हैं वो सब जेल पर जाएंगे। इसको उनको समझना चाहिए। खड़गे जी जिस तरीके से सनातन परंपराओं का अपमान करते हैं, मुझे इसीलिए मैं उनकी आलोचना भी करता हूं और उनके आने से कोई छत्तीसगढ़ का लाभ नहीं होने वाला है। सनातनी परंपराओं का जो इस तरीके से वो अपमान करते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि छत्तीसगढ़ उनका कहीं स्वागत नहीं करेगा। बिलासपुर जिले के पूर्व विधायक शैलेश पांडे को फोन पर धमकी देने
और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एएसपी रजनेश सिंह ने बिलासागुड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी को मोबाइल लोकेशन और टेक्निकल इनपुट के आधार पर प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान बच्चू झा उर्फ बबुआ पांडे के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला है। ये पूर्व में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने गूगल पर नंबर सर्च कर विधायक की पत्नी को टैब के माध्यम से कॉल करके धमकी दी। आरोपी की लोकेशन मिलते ही पुलिस टीम प्रयागराज के लिए रवाना हुई और शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे उसे गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया। इस तारीख को माननीय पूर्व विधायक श्री शैलेश पांडे जी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी सकरी थाने में कि उनको एक नंबर से कॉल आया और उसने कहा कि उनकी कोई परिचित हैं, उसकी बच्ची के संबंध में कुछ अनाप शनाप चीज़ें कही और फिर उनसे 20 लाख की फिरौती देने के लिए इनको कहा कि आप उन महिला को बोलिए जो इनकी परिचित हैं। उस पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया और तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए टेक्निकल इनपुट हमारे और जो मोबाइल नंबरों के आधार पर और उस व्यक्ति के हुलिया के आधार पर, बातचीत के तरीके के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। टेक इंट पे हम लोगों को दिल्ली, बनारस और भी जगहों के इनपुट मिले थे, जिसमें वाराणसी के पुलिस और जो हमारी प्रयागराज की पुलिस है और जीआरपी, आरपीएफ सबसे हम लोगों ने संपर्क कर हमारी तत्काल टीम रवाना यहाँ से की और उसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे और अंततः वो सुबह 4 बजे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है बच्चा झा उर्फ बच्चू झा उर्फ बबुआ पांडे ये है और ये रहने वाला है मधुबनी, बिहार का रहने वाला है और करीब 17-18 में या करीब 7-8 साल पहले रविशंकर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई किया है और इसके साथ कोई पढ़ने वाली बच्ची थी, उसको मतलब एक तरफा अपनी तरफ से वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करने की बात करते हुए इस प्रकार की बात अभी तक पूछताछ में बताया है उसने कि मैं ये इस तरीके से चाहता था। लेकिन ये वाली जो स्थिति जो पता चली है जिसमें कि उसने धमकी दिया है, तो ये गंभीर अपराध के आशय से किया है और ये एक लैपटॉप बरामद हुआ, इसी में ये होशियारी से टैब है तो इससे बात करता था वो और इसी से वो लोगों को संपर्क में जो अभी तक पूछताछ में है कि चूंकि वो सार्वजनिक जीवन में है और उसने गूगल से उनके नंबर को निकाला और उस आधार पर उसने कॉल किया। एक मित्रता है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो दूसरा परिवार है जिनसे माननीय विधायक, एक पूर्व विधायक जी का परिचय है और इस कारण से इसको ये जानकारी थी कि उनका और इनका आपस में पारिवारिक मित्रता है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर जनता, किसान और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने सवाल पूछा कि हर बार जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता छत्तीसगढ़ आता है तो बीजेपी को तकलीफ क्यों होती है। धनेंद्र साहू ने खड़गे के दौरे को प्रोपोगेंडा बताने वाले विजय शर्मा के बयान को खारिज करते हुए कहा कि किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और संविधान से जुड़े मुद्दों को प्रोपोगेंडा कहना गलत है। सांसदों और विधायकों के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी धनेंद्र साहू ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सरकार को बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशिक्षण ही चल रहा है। जब वे प्रशिक्षण में ही व्यस्त रहेंगे तो जनता के असली मुद्दों पर कब बात करेंगे। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता में काफ़ी अधिक उत्साह बना हुआ है। हमारे कांग्रेस जनों में भी उत्साह बना है, किसानों में भी बना है और सभी लोगों में उत्साह है। जब भी हमारे कांग्रेस के बड़े नेता आते हैं तो क्यों तकलीफ हो जाती है इन लोगों को। आज इतने वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर हैं और प्रदेश के विभिन्न मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, किसानों की मुद्दा को लेकर के आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर जो महंगाई बढ़ी है उन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। आज जो बेरोजगारी है उन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं।
देश में जिस तरह से संविधान की हत्या हो रही है उन मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं। और इसमें ये सनातन की बात कहाँ से आ गई? जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं खड़गे जी। और चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो सभी विषयों पर बोलते हैं, उनका फोकस जो है सभी महत्वपूर्ण विषय हैं देश के, तो इसमें उन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए जो है उनका ये दौरा रहेगा। कहीं कोई प्रोपेगेंडा नहीं। आज यदि लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है और उस मुद्दे को यदि कांग्रेस उठाती है तो ये कहाँ से प्रोपेगेंडा की बात आ गई है? आज यदि लूटपाट हत्या हो रही है, कानून की स्थिति बदतर हो गई है, उस विषय को आज यदि उठाया जाता है तो इसमें कौन सी प्रोपेगेंडा की बातें हैं? जनहित में जो आज यह सरकार जिनका दायित्व है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो उन अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि उन मुद्दों को उठाएं, उन मुद्दों के लिए लड़ें। ये हमारी विपक्ष की जिम्मेदारी है, इसमें कोई प्रोपेगेंडा की बातें नहीं है। खैर, इससे सभा की उपस्थिति में कहीं कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ना है। ये चूंकि उनके विधायकों मंत्रियों का प्रशिक्षण है और उनके मंत्री और विधायकों के प्रशिक्षण से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, न प्रदेश की जनता को कोई लेना देना नहीं है। और आज ये लोग प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, 2 साल हो गया विधायक बने, आज पूरा विकास कार्य चौपट है। प्रशिक्षण तो उन मंत्रियों को देना चाहिए कि आज क्यों यहाँ विकास कार्य ठप पड़े हैं, रोजगार गारंटी के काम नहीं हो पाया, आज अनाज नहीं बांट पा रहे हैं, 3 महीने के एकमुश्त दे रहे हैं, धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। आज प्रदेश में खाद बीज के संकट से किसान जूझ रहे हैं और ये लोग अभी प्रशिक्षण में ही लगे हुए हैं। न जाने ये कब प्रशिक्षण देंगे, कब प्रशिक्षण मिलेगा, तब खाद बीज की चिंता करेंगे ये लोग, तब जा कर के यहाँ कानून व्यवस्था की चिंता करेंगे। अभी ये लोग बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के आज 2 साल से काम कर रहे हैं और काम इसीलिए शायद क्या नतीजा नहीं आ रहा है क्या? इसीलिए उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ रही है क्या? अब ये तो बहुत ही विचित्र स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। आज उनको 2 साल बाद प्रशिक्षण की याद आ रही है, 2 साल बाद आज वो लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और इस प्रशिक्षण से आम जनता को क्या लाभ होना है? इनकी भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही ठीक नहीं है कि लोगों के लिए आज जनहित के काम करे, जनहित की समस्याओं का निराकरण करे। आज उस ओर इन लोगों की चिंता नहीं है। ये कानून व्यवस्था को लेकर के विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी के आरोपी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के निलंबित पटवारी सुरेश मिश्रा ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि उसने अपनी सेवानिवृत्ति से महज 3 दिन पहले ये कदम उठाया। घटना सकरी थाना क्षेत्र के जोकी गांव की है, जहां सुरेश मिश्रा ने अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें मिश्रा ने खुद को निर्दोष बताया है और कोटवार तथा अन्य व्यक्ति पर फंसाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि भारतमाला परियोजना में अनियमितताओं को लेकर पुलिस ने 25 जून को तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के बाद पटवारी सुरेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया था। सुसाइड नोट में मिश्रा ने लिखा है कि वो मानसिक तनाव में था और झूठे आरोपों से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। भारतमाला प्रोजेक्ट एक ऐसी योजना है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए नई सड़कों के साथ ही सड़कों के अधूरे काम पूरे करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और अब इस योजना में लगातार भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। वहीं बिलासपुर जिले में भी भ्रष्टाचार किया गया इस भारतमाला प्रोजेक्ट में। आपको बता दें कि बिलासपुर से उर्गा राष्ट्रीय राजमार्ग में जमीन अधिग्रहण को लेकर भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी, जिसके बाद कोरबा पुलिस ने पूर्व तहसीलदार और पूर्व पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ 25 जून को एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद शुक्रवार यानी कल आरोपी पटवारी ने आत्महत्या कर ली है। आरोपी पटवारी ने अपनी बहन के सकरी थाना स्थित अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आरोपी ने लिखा है कि वह पूरी तरह से बेगुनाह है और राजस्व अधिकारी के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ राजस्व अधिकारी और ग्रामीणों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। पूर्व पटवारी ने अपने आप को बहाली के लिए भी मांग की है। मृत पटवारी के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद कोरबा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। आपको बता दें कि पटवारी
30 जून को रिटायर होने वाले थे। इसके पहले उन्होंने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान। हमारी जो सुरेश कुमार मिश्रा है, इनके खिलाफ तोरवा थाने में FIR हुई है और आज दोपहर करीब 1 बजे के आसपास इनके द्वारा अपनी बहन के फार्म हाउस जोकी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी और प्रथम दृष्टया पंचनामा के दौरान जो 2 पत्र इनके पास से मिले हैं, उसमें एक पत्र अपनी बहाली को लेकर कलेक्टर महोदय को इन्होंने लिखा है और दूसरा पत्र इन्होंने जो लिखा है उसमें जो भारतमाला योजना है उसमें जो सूची तैयार हुई थी और जिन गड़बड़ियों को लेकर बात हुई थी, उन्हीं गड़बड़ियों के संबंध में इन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया है और साथ में जो सफेदा जैसा कोई चीज लगना, सफेदा लगाने के बारे में जो बातचीत की है उसके संबंध में बोला है कि अधिक लगा होगा तो वो कोटवार और एक RI साहब है उनका और एक अन्य कोई गांव का व्यक्ति है, उनके द्वारा उस सफेदा को लगाया हुआ ऐसी संभावना व्यक्त की है और साथ ही अपनी बीमारी को लेकर भी बातें लिखी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के बढ़ते चलन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक संगठित और व्यापक अभियान चलाया है। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में शहर के कई प्रमुख इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली सामग्री जब्त की गई। अभियान के तहत राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, टिकरापारा, गुड़ियारी, आजाद चौक, सरस्वती नगर, पंडरी और खमतराई समेत शहर के 200 से अधिक ठेलों, गुमटियों और दुकानों में दबिश दी गई। इस कार्रवाई में 20 से अधिक पुलिस टीमें शामिल रहीं, जिन्होंने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए नशे के अवैध कारोबार पर प्रहार किया। अभियान में 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जब्त की गई समस्त नशीली सामग्रियों को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया है। PK ट्रेडर्स फर्म है मेरे पास बॉम्सी का काम था जो सिर्फ शहर में नशे के लिए यूज हो रहा था। उसको आज मैंने सारा माल को यहाँ पे क्राइम ब्रांच के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आगे से शहर नशे से मुक्त रहेगा और अब तक जो भी आदमी नशे में यूज करने वाला सामान बेचते हैं वो अब बेचना बंद कर दे और शहर को नशा मुक्त बना दे। नशे के विरुद्ध में रायपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो न सिर्फ बिक्री करने वाले बल्कि इनके जो अन्य सामान जो बिक्री करते हैं जिसमें खास करके गोगो हो गया या फिर उसके चिलम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो गया या इस प्रकार के कोई भी जो नशा करने में सहायक उपकरण हो उसकी बिक्री कर रहा है। तो इसके लिए लगातार लगभग 200 से ज़्यादा ठेलों में कल तलाशी ली गई और उनमें जो संदिग्ध इस प्रकार की सामग्री पाए गए तो उसको या फिर मौके पर नष्ट किया गया या फिर सबको इकट्ठा करके जला करके नष्ट कराया गया। साथ ही साथ इन जो भी विक्रेता थे उनमें से कुछ लोगों के विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की गई, कुछ लोगों को समझाइश दे करके छोड़ा गया और समझाइश दी गई कि भविष्य में इस प्रकार के किसी सामान का बिक्री न करें ताकि लोगों को आसानी से उपलब्धता संभव हो। कोरबा जिले के श्वेता हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। गोढ़ी निवासी अंजलि सिंह की 2 जून को इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने श्वेता हॉस्पिटल और NKH हॉस्पिटल को बंद कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रबंधकों के पुतले का दहन किया और श्वेता हॉस्पिटल के सामने धरना देते हुए रजदी जेल रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। बारिश के बावजूद ग्रामीण पीछे नहीं हटे और लगातार आंदोलन करते रहे। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने केवल 20-20 हजार जुर्माना लगाकर मामले की खानापूर्ति कर दी है, जबकि इन अस्पतालों पर पहले से अनियमितताओं की शिकायतें थीं। पीड़ित परिजनों का कहना है कि प्रशासन अस्पतालों का बचाव कर रहा है और यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन उग्र कर दिया जाएगा।
हम ही समझ सकते हैं सर, आप लोग नहीं समझ सकते। हम लोग नहीं चाहते कि लॉ ऑर्डर को हम लोग अपने हाथ में ले, कानून अपने हाथ में ले सर। हम हमारे हक के लिए इसलिए यहाँ पे खड़े हैं सर, जो जायज है उसके लिए खड़े हैं सर। हम यादव कुछ का सस्पेंड नहीं कर सकते क्या सर? एक सरकारी कर्मचारी होते प्राइवेट संस्था चला रही है सर, दोपहर में आए वो यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑपरेशन करके जाती है। हम हमारे टैक्स से उन लोग को पेमेंट देते हैं सर, हमारा इलाज करे, गरीबों का इलाज करे करके। तो हम लोग नौकरी जब नौकरी करना है तो 8 घंटे के बाद नौकरी करने के बाद 8 घंटे बाद यहाँ के इलाज करें ना सर। और हो गया उसको छोटे छोटे बच्चे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कौन पालेगा सर? बिना माँ को कौन बच्चे पालते हैं सर? आप लोग नहीं, उनका जो 6 सूत्री मांग थी उसमें कार्रवाई हुआ है। उनका मांग था कि हॉस्पिटल का लाइसेंस को रद्द किया जाए और हॉस्पिटल का लाइसेंस को 15 दिवस के लिए रद्द कर दिया गया है प्रशासन की ओर से और 20,000 उसमें जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। उनका मांग ये भी है कि डॉक्टर को निलंबित किया जाए। अभी जांच प्रक्रिया में है, जैसे ही जांच पूरा हो जाता है उसका प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यहाँ पर एक महिला का उसमें प्रसव के दौरान जो है ऑपरेशन हुआ था, उसमें उनका डेथ हो गई थी। इसी में परिवारजन और ग्रामीणों का रोष व्याप्त है, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। जो नियम कानून है उसके तहत जो है विधिवत कार्रवाई भी हुआ है। 15 दिवस के लिए लाइसेंस रद्द किया गया है और जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। एक डॉक्टर के विरोध में मतलब डॉक्टर जी जो लापरवाही की है, हमारी बहू को मतलब जो मौत का सामना करना पड़ा। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बहू तो चले गई, लेकिन और किसी घर की बहू बेटी माँ का यहाँ खर्चा ना हो, इसलिए डॉक्टर के जो खोल के रखे दुकान रूपी हॉस्पिटल उसको बंद करें। बस वही डॉक्टर की हम लोग जो है लाइसेंस रद्द किया जाए, ऐसा बोलना है हमारा मांग है, पहला मांग। और दूसरा मांग, वो सरकारी डॉक्टर भी है, तो सरकारी डॉक्टर है ऑलरेडी, जब सरकारी नौकरी कर रही है डॉक्टर है हॉस्पिटल में, तो उनको प्राइवेट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। उनको मतलब निरस्त किया जाए, लाइसेंस निरस्त किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। कि आदमी को किसी का जान पैसे से खरीदा थोड़ी जा सकता है, 20,000 से किसी की जान खरीदा नहीं जा सकता। और 15 दिन के लिए बंद करने में क्या होता है? वो तो फिर कोई 15 दिन बाद फिर कोई आएगा, फिर कोई मरेगा, फिर बार बार हम मांग थोड़ी करते रहे। ये पूरा कोरबा के जनों के लिए है, सभी के हित के लिए है कि कोई दूसरा बच्चा का अनाथ ना हो और किसी की बहू बेटी यहाँ का हत्या रूपी मतलब जो केस है वो ना हो। हाँ, ये तो मांग अभी अंत तक चलते रहेगा, हम लोग तो ऐसे आंदोलन करते ही रहेंगे। अब मतलब ऐसा है कि किसी के ऊपर भी ऐसा पीड़ा आता है तो हमें तैनात खड़े हो। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जो मृतिका है मैं उसकी दीदी हूँ, वो मेरी भाई बहू थी। हाँ, देखिए मांगों की तो बात अलग है, जो हम लोग मांग कर रहे हैं हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। अब जब साफ बोल रहे हैं कि यहाँ किसी का यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, जो कि किसी को पता नहीं था, ठीक है, वो अभी हमको पता चल रहा है। 3 हॉस्पिटल खोल के रखी है, तो कितना जगह उनका दिमाग जाएगा बताइए। और रात में अगर वो राउंड पे आती तो उसकी जान नहीं, मतलब उसकी जान बच जाती। वो राउंड पे आई नहीं है, 2:42 में जो ऑपरेशन करने के बाद में एक बार भी राउंड में आई नहीं है। जो नर्स लोग भी हैं एक बार फोन करके बुलाते, उसकी इतना सीरियस कंडीशन हो गया था, उसको तुरंत वहाँ पे जॉइंटिस भी हो गया, बीपी भी चला गया, उसको लेकर दोबारा ओटी में क्यों गई? वो किससे परमिशन ली थी? हम लोग से ली थी क्या? किसी परिजन ने परमिशन नहीं दिया था कि ओटी में जाने के बाद हमको थोड़ी पता कि उनके साथ क्या हुआ है। ऑपरेशन खोलकर फिर देखिए वो बच सकती थी। सारे हम लोग भी अब बहुत अच्छे डॉक्टरों से बात करने के बाद भी हमको पता चला कि बीपी अगर चला जाता तो बीपी वापस आता है, लेकिन ओटी में दोबारा ले जाने का रीजन क्या था वो हमको मालूम नहीं। क्यों लेके गई ओटी में? उनका हस्बैंड परमिशन दिया? नहीं दिया। हम परिजन दिए थे? नहीं दिए थे। बिल्कुल जिम्मेदार है, यहाँ इसको बंद होना चाहिए। आज मैं कह रही हूँ, कल कोई और मरेगा, क्योंकि इतने सारे लोग के साथ ऐसा हो रहा है। आदमी भरोसा से आता है, अगर पास में हॉस्पिटल रहेगा तो इंसान हॉस्पिटल नहीं आएगा तो क्या शमशान घाट थोड़ी जाएगा? हाँ, प्रशासन कोई चीज मतलब सुनाई नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे बारिश में छोटे बच्चे हैं, इतने सारे लेडीज हैं, सब भीग गए हैं बारिश में। हम तो इतना चाहते हैं कि प्रशासन को आँख खुलना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर सुनवाई नहीं होगा तो इंसान क्राइम करता है, फिर क्राइम करने के बाद जेल जाता है। क्राइम क्यों आता है? क्राइम इसीलिए होता है जब सुनवाई नहीं होता, इसीलिए क्राइम होता है। हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, वो 5 पेशेंट अंदर में है ना, उनकी सुरक्षा के लिए। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए हाँ, उग्र होगा। आज हमारी मांग नहीं होगा तो हम कलेक्टर के सामने करेंगे, एसपी सर के सामने करेंगे। करना पड़ेगा कि देखिए हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, ना हमको पैसा चाहिए ना हमको कुछ और चाहिए। हम बोल रहे हैं जो हमारे साथ न्याय हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी के पास, इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये इसको बंद कर दो, सील कर दो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर है, अपना वहाँ देखे, कोरबा को बंद करे। एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने से सारा चीज समाधान होगा, और ऐसे 10-15 जगह खोल के चलाने से शांत नहीं होगा। देखिए न्यू कोरबा हॉस्पिटल भी है, क्योंकि वो भी लापरवाही किए हैं।
जब ये पेशेंट को भेजे हैं तो उसको मतलब बोलना चाहिए था पेशेंट कंडीशन उसका क्रिटिकल प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं लेना है करके। तो उस समय हमको ये आश्वासन देती कि इसके पास इतना टाइम है, आप लोग कहीं और ले जाइए, हम लोग बचा लेते। दोनों मिलकर किए हैं, ये उसको फोन करके बुलाई है जबकि वो रिफर भी नहीं हुआ था। बहुत बड़ी घटना हुई है। देखिए ये छोटी मोटी बात नहीं, कोई विधायक मंत्री नहीं, हम लोग को किसी से आश्वासन मिला भी नहीं है। अगर ऐसे ही सब अपना अपना देखेंगे तो यहाँ कोरबा में कुछ भी नहीं हो सकता, सब ऐसे ही मरेंगे, सब धरना प्रदर्शन करेंगे, सब ऊपर ऐसे ऊपर चले जाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।